अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन आपने बताना है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बारे में, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर के बारे में, ब्रोंकाइटिस और नमूनिया के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में, ग्लोटस एंड एपिग्लोटस के बारे में, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में, एयर सैक्स और एल्वियोलाई के बारे में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो एक या दो इनमें से कोई पूछेगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कम से कम 5 या 6 या 7 डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अच्छा, लास्ट में हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी डिफरेंस इसका मौजूद है। फर्स्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं, रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है? तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, inhaling oxygen from the environment and exhaling carbon dioxide back to it। ब्रीथिंग का मतलब यह है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से, माहौल से, और एक्सहेल करते हैं यानी निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बैक आपके इन्वायरमेंट में। रिस्पायरेशन का अमल क्या है? रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस वेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पायरेशन का वो अमल है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाने के लिए, विच इज़ यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। ये सेलुलर एक्टिविटीज़ इस्तेमाल, ताकि सेल अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करें विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। अच्छा, जो आपकी ब्रीथिंग है वो हेल्प ऑफ द लंग्स होती है। प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है? इट इज़ बायोफिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस दैट हैपन इन 2 स्टेजेस। ये एक बायोफिजिकल और वॉलंटरीली प्रोसेस है। वॉलंटरी प्रोसेस है यानी आप जहनियत के साथ इसको करते हैं, यानी आपका दिमाग हाजिर होकर इसको क्या करता है, इसको प्रोसेस करवाता है। जबकि इट इज़ द बायोकेमिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस दैट टेक प्लेस थ्रू। ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल और इनवॉलंटरी प्रोसेस है। वेयर डज इट टेक प्लेस? ये कहाँ होता है? टेक प्लेस इन द लंग्स और गिल्स। ये आपके फेफड़ों में और गिल्स यानी सांस लेने की जो जगह है वहाँ होता है। इट टेक प्लेस इन सेल्स, और जो आपका क्या कहते हैं, दूसरा आपका एक था आपका ब्रीथिंग और दूसरा रिस्पायरेशन, ये आपका टेक प्लेस होता है इन सेल्स। एनर्जी प्रोड्यूस, तो ब्रीथिंग प्रोसेस में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। सेकंड डिफरेंस आपने बताना है रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है? कहता है रिस्पायरेशन अकर्स इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन तमाम जानदारों के सेल्स के अंदर होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लाइक इन प्लांट्स एंड सम एल्गी। जबकि फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ क्लोरोफिल में होता है, जो कुछ पौधों में और एल्गी में पाया जाता है, जो पौधों और एल्गी में पाया जाता है। रिस्पायरेशन मेनली टेक प्लेस इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो रिस्पायरेशन होता है वो इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। और जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ऑक्सीजन इज़ यूज इन दिस प्रोसेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। इट टेक अप, जबकि फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ होता है, एंड वाटर और पानी के लिए, ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इससे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस क्या है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इंस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और टेक ऑफ द एयर। इनहेलेशन क्या है, सांस के अमल जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप सांस को, हवा को, ऑक्सीजन को इनर साइड पर लेकर जाते हैं। जबकि एक्सपायरेशन का क्या अमल है, जब आप ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। द डायफ्राम फ्लैटन एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपका डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, यानी पेट के नीचे निचला हिस्सा जो होता है वो सिकुड़ता है। वो पे आपकी चेस्ट से नीचे जो कैविटी होती है उसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो आपका डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन, सिकुड़ता है, एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। और आपके जो चेस्ट है, जो आपकी क्या कहते हैं, सीना है, छाती है, ये क्या होती है, उभरती है। ठीक है, जबकि इसके रिवर्स साइड पे द डायफ्राम गेट कर्व्ड एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम कर्व्ड होता है और डिक्रीज करता है किसको, थोरेसिक कैविटी को एक्सपायरेशन में। यानी इसका रिवर्स अमल होगा, पहले डायफ्राम सिकुड़ेगा और आपकी जो क्या कहते हैं थोरेसिक कैविटी है, जो आपका सीना है, वो क्या होगा, उभरेगा। जबकि जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो फिर आपका सीना सिकुड़ेगा और आपका जो डायफ्राम है वो क्या होगा, फूलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर। इनके बारे में आपने इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्मोक। ठीक है, ये एक्सपोजर करता है स्मोक। ठीक हो गया। आप एक्सपोजर यानी बेनिकाब करता है, आपकी बॉडी को, मुख्तलिफ पार्ट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू स्मोक, इसके इनडायरेक्ट एक्सपोजर हैं। हेल्थ रिस्क, इसमें हाई रिस्क ऑफ लंग डिजीज़ होता है, और रिस्क ऑफ लंग डिजीज़, अदर हेल्थ इशू, इसमें रिस्क ऑफ लंग डिजीज़ भी होते हैं और अदर हेल्थ इशू भी होते हैं। कंट्रोल ऑन स्मोकिंग हैबिट, आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करेंगे तो आप इसको रोक सकते हैं। नो कंट्रोल ओवर एक्सपोजर, और इसका कंट्रोल ऑफ ओवर एक्सपायर नहीं हो सकता। फिर ब्रोंकाइटिस एंड नमूनिया। ब्रोंकाइटिस और नमूनिया, पहले इनकी डेफिनेशन है। तो ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज लाइक ट्रचिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन, सूजना, ऑफ लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज, जहाँ से आपके सांस ने गुजरना होता है, आपके ऑक्सीजन ने गुजरना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने, उसका सूजना। लाइक ट्रचिया, आपका ट्रचिया सूजना, ब्रोंकाई का सूजना, ब्रोंक्यूल्स का सूजना। नमूनिया में क्या है, नमूनिया इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कॉज बाय एक्यूट इन्फेक्शन। नमूनिया में आपके सूजता है आपकी एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई को हम डिस्कस कर चुके हैं। लंग्स के एंड पर थैली नुमा शक्ल्स होती हैं जहाँ पर आपका एयर पैसेज अवे होता है। ठीक है, एंड लंग कॉज एक्यूट इन्फेक्शन, और आपका जो लंग्स है वो भी क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है इससे। ठीक है, और इसके साथ साथ डबल नमूनिया इज अ लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट बोथ लंग्स। जब डबल नमूनिया होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके दोनों लंग्स, आपके दोनों फेफड़े क्या हो चुके हैं, अफेक्ट हो चुके हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं, सिम्टम्स इसके आते हैं जी, सिक्रीशन ऑफ एक्सेस म्यूकस फ्रॉम द ग्लोबुलेट सेल्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इरिटेशन। आप सिक्रीट करते हैं ज़्यादा म्यूकस ग्लोबुलेट से, और रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन, जिससे आपको इरिटेशन होती है। कफिंग, आपको खांसी आती है। ब्रीथलेसनेस, सांस लेने का अमल कम होता है, सांस लेने में मुश्किल आती है। इंक्रीज एज द डिजीज़ प्रोग्रेस, इससे आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस बढ़ती है। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, और जो ब्रोंकाइटिस है वो क्या है, एक्यूट है और क्रॉनिक है, यानी शदीद होती है और लंबे अरसे तक जा सकती है। फिर उसके बाद नमूनिया में क्या होगा, आपको बुखार हो सकता है, शेकिंग चिल्स, ठंड लग सकती है, चेस्ट पेन, सीने का दर्द रह सकता है, कफ, खांसी आ सकती है, हेड एच, सर दर्द रह सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद सोर थ्रोट, गले में दर्द रह सकता है या गले की सोजिश हो सकती है। फिर उसके बाद नौसिया। अच्छा, नौसिया क्या है जी, आपका पेट दर्द हो सकता है, उल्टी का आना, यानी ऐसा महसूस होता है आपको उल्टी आ रही है। फिर उसके बाद डायरिया, डायरिया का होना। फिर कॉजेज़, इसके कॉजेज़ क्या हैं जी, acute bronchitis usually lasts a few days only and is a side effect of viral infection like flu. acute bronchitis जो होता है ये कुछ दिनों के लिए होता है, एक वीक के लिए भी मिनिमम होता है। वायरल इन्फेक्शन लाइक फ्लू, जिसमें फ्लू भी हो सकता है किसी वायरल इन्फेक्शन से।
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय स्मोकिंग। जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। टू लेसर एक्सटेंड बाय एयर पोल्यूशन, या एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। इट में लास्ट फॉर मंथ्स, और ये महीनों तक चलता है। द सेंसेशन ऑफ ब्रीथनेस अकर्स ड्यू टू द रिड्यूस गैसेज एक्सचेंज। इसकी वजह से क्या होता है कि गैसेज एक्सचेंज आपकी बॉडी में कम से कम होना शुरू हो जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया इज बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस नमूनिया। जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी वो नमूनिया की बैक्टीरिया है जिसको स्टेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं। ट्रीटमेंट, इसके इलाज क्या हैं? द इन्फेक्शन विल जनरली गो अवे ऑन इट्स ऑन विद इन अ 1 वीक। ये इन्फेक्शन खुद से भी जा सकता है एक हफ्ते के अंदर अंदर, जो वायरल डिजीज़ होती है जैसे आपका फ्लू वगैरह होना। वन शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप फॉर सम रिलीफ। फिर इसके अलावा इसके लिए कुछ, इसके ख़त्म करने के लिए, इसको रिलीफ, इससे रिलीफ के लिए, इससे छुटकारा के लिए आप ये इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग ना करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। टेक रेस्ट लें। एन इन्हेलर में भी टेकन, इन्हेलर का इस्तेमाल करें। इफ़ योर डॉक्टर थिंक दैट यू हैव अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और अगर आपको दोहरा इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि नमूनिया में आपको एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब्ड बाय बैक्टीरियल नमूनिया, तो जो भी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी नमूनिया इन्फेक्शन से रिलीफ पाने के लिए। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन, इनका डिफरेंस आपने बताया। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्राइमरी इनका बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एक में ऑक्सीजन होती है और एक में एब्सेंस होती है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस, इनके प्रोसेस में। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस जब आप रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। गैसेज आर एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें गैसेज एक्सचेंज होती है। गैसेज आर नॉट एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ, तो इसमें गैसेज एक्सचेंज नहीं होती एनारोबिक रिस्पायरेशन में। इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इट कैन बी फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर फेरिंग्स और लेरिंग्स का डिफरेंस आपने बताना है। Pharynx is the muscles lined space that connect the nose and mouth to the larynx and esophagus eating tube. Pharynx एक मसल लाइन स्पेस है, ठीक है, कनेक्ट द नोज, जो आपके नाक और मुंह को मिलाते हैं, यानी जहां आपका नोज और माउथ मिलता है आपस में जाके, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं कि ये फेरिंग्स है। और लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स आर एसोफेगस। लेरेंस आपकी ईटिंग ट्यूब है, यानी जहाँ से खुराक की नाली अलग हो जाती है उसको आप क्या कहते हैं? लेरिंग्स। लेरिंग्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स में वॉइस बॉक्स भी होता है। द लेरिंग्स इज द सिलेंड्रिकल ग्रुपिंग कार्टिलेज, ये एक सिलेंड्रिकल ग्रुपिंग कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज नरम हड्डी है, मसल्स हैं कुछ, एंड सॉफ्ट टिश्यूज और नरम टिश्यूज हैं दैट कंटेन द वोकल कॉर्ड, जो क्या करते हैं, आवाज़ की हड्डी को पकड़े रखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ रिस्पायरेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हिस्सा है रिस्पायरेशन और डाइजेस्टिव दोनों का। इट इज़ द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। द वॉल ऑफ द फेरिंग्स आर मेड ऑफ मसल्स, जो वॉल है फेरिंग्स की वो मसल से बनी हुई है। द वॉल ऑफ द लेरिंग्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज, जबकि वॉल ऑफ लेरिंग्स जो हैं वो कार्टिलेज से बनी हुई हैं, यानी नरम हड्डी से बनी हुई हैं। ग्लोटस एंड एपिग्लोटस, ग्लोटस और एपिग्लोटस में आपने डिफरेंस बताना है। ग्लोटस इज ओपन इनटू द एयरवे, ग्लोटस वहाँ ओपन होता है जहाँ सांस की नाली अलग होती है। एपिग्लोटस फॉर्म द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लोटस, एपिग्लोटस जो होता है वो ग्लोटस से ऊपर मौजूद होता है, जो सुपीरियर बॉर्डर है किसका? ग्लोटस का। द साइज ऑफ द ग्लोटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस टाइप, जो साइज होता है ग्लोटस पर ये डिपेंड करता है आवाज़ पर या आवाज़ की किस्म पर। द साइज ऑफ द एपिग्लोटस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस टाइप, जो साइज ऑफ एपिग्लोटस होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता वॉइस टाइप पर। वाइल स्वेल्विंग ग्लोटस मूव अपवर्ड, जो स्वेल्विंग ग्लोटस होता है यानी जब सोजिश होती है ग्लोटस में तो ये अपवर्ड मूव करता है, वाइल स्वेल्विंग एपिग्लोटस मूव डाउनवर्ड, डोरीवर्ड्स, ये गलती से लिखा गया डोरीवर्ड्स, यहाँ डाउनवर्ड है, ठीक है। तो जब स्वेल्विंग होती है एपिग्लोटस में तो ये क्या करता है? मूव करता है डाउनवर्ड।
फिर नेक्स्ट है जी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिफरेंस आपने बताना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्रोंकाई लार्ज एयरवेज दैट ब्रांच फ्रॉम द ट्रचिया इनटू ईच लंग्स, लार्ज एयरवे है, ठीक है, जो ब्रांच है किसकी, ट्रचिया की, और ट्रचिया की जो लंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई विद इन द लंग्स, ये स्मॉल ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई की जो लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। कंपोज ऑफ कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल्स, ये कार्टिलेज और स्मूथ मसल्स पर डिपेंड करता है। ये लेग कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ स्मूथ मसल्स, इसमें कार्टिलेज कम है और स्मूथ मसल्स ज़्यादा हैं। कैरी एयर फ्रॉम द ट्रचिया टू द लंग्स, इसका काम क्या है, कैरी करना है एयर को ट्रचिया से लंग्स तक। और ब्रोंक्यूल्स का क्या काम है, रेगुलेट एयर फ्लो टू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में रेगुलेट करवाना एयर फ्लो का। एयर सैक और एल्वियोलाई में फ़र्क क्या है, ये देखते हैं। एयर सैक्स जर्नल टर्म फॉर स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग्स, ये एयर सैक एक स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द लंग्स, लंग्स के अंदर। फिर एल्वियोलाई स्मॉल थिन वॉल्ड सैक इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, ये एक स्मॉल थिन वॉल्ड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। इंक्लूड वेरियस स्मॉल इन एयर पॉकेट्स इन द लंग्स, इसमें वेरियस स्मॉल एयर पॉकेट्स होती हैं, लंग्स के अंदर मौजूद होता है। इसमें टिनी थिन वॉल्ड सराउंडेड बाय कैपिलरीज, इसमें टिनी थिन वॉल्ड होती हैं जो सराउंडेड होती हैं कैपिलरीज से। फैसिलिटेट करता है गैसेस एक्सचेंज में। और द प्राइमरी साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन द ब्लड, और ये प्राइमरी साइट है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं खून में। ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इनका डिफरेंस आपने बनाना है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन बाउंड्स टू ऑक्सीजन इन द ब्लड, होमोग्लोबिन बाउंड करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड, ब्लड के अंदर। कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और होमोग्लोबिन बाउंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। फॉर्म्स ये कब बनता है, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स टू होमोग्लोबिन इन द लंग्स, जब ऑक्सीजन को बाइंड किया जाता है होमोग्लोबिन के अंदर इन लंग्स, यानी जहाँ खून में आपके ऑक्सीजन शामिल होती है लंग्स में, तो उसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सी होमोग्लोबिन। फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस ऑक्सीजन टू होमोग्लोबिन, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव की जाती है आपके होमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन अटैच की जाती है, उस वक्त ये बनता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यूज़, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से आल टिश्यूज़ तक। इनहेबिट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी लीडिंग टू पॉइजनिंग, ये इनहेबिट, इसका हैबिट क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड डिलीवरी, और इसकी डिलीवरी देखता है, लीडिंग टू पॉइजनिंग, और पॉइजनिंग को चेक करता है। पॉइजनिंग आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा जी, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो नॉर्मल अमल जो होता है जब वो ख़राब होता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जी, ब्रीथिंग थ्रू नोज इज़ हेल्थियर देन ब्रीथिंग बाय माउथ, वाई, नाक से सांस लेना क्यों बेहतर है बजाय इसके कि आप मुंह से सांस लें। तो इसका इजी सा आंसर है, ब्रीथिंग थ्रू द नोज इज़ बेटर देन ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, नोज से सांस लेना बेहतर है बजाय इसके कि आप मुंह से सांस लें। क्यों, बिकॉज द नोज क्लीन वार्म्स एंड एड मॉइस्चर टू द एयर बिफोर इट गोज़ टू द लंग्स, क्योंकि जो आपका नाक है वो क्या करता है, क्लीन करता है, वार्म यानी गर्म करता है, एंड ऐड मॉइस्चर, और उसमें क्या करता है, मॉइस्चराइजिंग को ऐड करता है बिफोर इट गोज़ टू द लंग्स, ताकि हवा के आपके लंग्स फेफड़ों तक पहुंचने से पहले। दिस हेल्प प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम द डस्ट एंड ड्राइनेस, जिसकी वजह से आपका प्रोटेक्ट होता है, यानी आपके जो फेफड़े हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं किससे, डस्ट से और ड्राइनेस से। नोज ब्रीथिंग आल्सो हेल्प अस टू टेक डीपर ब्रीथ एंड यूज़ आवर लंग्स बेटर, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो डीपर ब्रीथ, आपको गहरी सांस आती है, एंड यूज़ आवर लंग्स बेटर, तो आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। द नोज आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नोज गैस को बनाता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, विच हेल्प्स किल जर्म, जिससे आपके जो जर्म्स होते हैं सांस के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो ब्रीथिंग थ्रू द नोज कीप द एयर क्लीनर, सो
यही वजह है कि जो आपका सांस लेने का अमल है, अगर आप नोज़ से लेते हैं तो आपको जो हवा मिलेगी, जो एयर मिलेगी, वो ज़्यादा बेहतर साफ़ मिलेगी और आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्थियर और अच्छी रहेगी। उम्मीद है आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।